हेलो, हम फिर से आ गए आपको पढ़ाने के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोग ऑर्डिनरी इंटीग्रल ऑफ वेक्टर्स सीखे थे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लाइन इंटीग्रल। बस लाइन इंटीग्रल से ना ज़्यादा ना कम। हेडिंग देखो, लाइन इंटीग्रल्स। लेट आर ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ यू आई कैप प्लस वाई ऑफ यू जे कैप प्लस जेड ऑफ यू के कैप, वेयर R of u is the position vector of xyz. Define a curve C joining points P1 and P2 where u is equal to u1 and u is equal to u2 respectively. फिर से सुनो और फिर से समझो इसको अच्छे से। Let R of u is equal to x of u I cap plus y of u j cap plus z of u k cap, where R of u is the position vector of xyz defining a curve C joining points P1 and P2 where u is equal to u1 and u is equal to u2 respectively. किताब में इसका डायग्राम नहीं दिया है, फिर भी हम अपने अंतर मन से बना करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कोई एक कर्व है। क्या बोला? कोई एक कर्व है। ये कर्व कैसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कर्व हमेशा सी हो। कैसा भी कर्व समझने के लिए आसान रहता है तो सी कर्व एक मान लेते हैं। ये वाला कर्व दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, P1 एंड P2। तो मानो ये वाला पॉइंट है हमारा P1 और ये वाला पॉइंट सपोज मान लो है P2। चलो इधर एक लाइन में नहीं देखते, थोड़ा अलग रखते हैं। ये वाला पॉइंट है मान लो चलो P2, ठीक है। और ये जो रेड कलर का आपको कर्व दिख रहा है, ये कोई कर्व है C। और R ऑफ U को एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया गया है 3 डायमेंशनल स्पेस में। हम लोग एक स्पेस कर्व सीखे थे ना, वही है। एक स्पेस कर्व सीखे, हवा में कोई भी एक कर्व बना हुआ है, किसी भी दो पॉइंट को डिफाइन किया P1 और P2 पे। किसी भी स्पेस में, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में, मान लेते हैं जब आपका ओरिजिन यहां पे है कहीं, देखो ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस। मैंने माना कि ये वाला एक ओरिजिन है यहां पे, ठीक है। कोई एक पोजीशन वेक्टर अगर आपको शो करना रहता है तो आप कैसे शो करते हो? इधर पहले इधर देखो, जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस में x, y और z है, किसी एक पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर दिखाना है तो आप क्या करोगे? बोलोगे सर इसको ना हम ओरिजिन से उठाएंगे और एक तीर मार देंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे R ऑफ u। और ये R ऑफ u का 3 कंपोनेंट्स बन जाएगा, x, y और z। तो उसी को बोला गया है यहाँ पे R ऑफ u, है ना। तो x एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसको x ऑफ u बोला, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी तो दिखाना होता है ना। तो ये रहा उसका मैग्नीट्यूड, ये रहा उसका डायरेक्शन, फंक्शन के टर्म्स में है। तो ये x ऑफ u i प्लस y ऑफ u j प्लस z ऑफ u k कैप। इतना तो समझ में आया कि कोई भी एक पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाना रहता है? ओरिजिन से तीर मारो। तो ये रहा मेरा ओरिजिन, ये रहा मेरा पॉइंट, मैंने मारा तीर। अब क्योंकि ये दो पॉइंट्स है तो दोनों पॉइंट का तो पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं होगा? तो मैंने दो जगह पॉइंट तीर मार देते हैं। किधर मारते हैं? इसको ब्लैक तीर मारते हैं। इसी ओरिजिन से एक तीर गया इधर, इसी ओरिजिन से एक तीर सपोज गया इधर। तो ये वाला पोजीशन वेक्टर ये वाला है, इसको मैं बोल दे रहा हूं R ऑफ u1 और इसको मैं बोल दे रहा हूं R ऑफ u2। अब फिर से पढ़िए, लेट R ऑफ u, x of u I cap, y of u j cap, z of u k cap, where R of u is the position vector of x y z। मतलब 3 डायमेंशन में बोल ही दिया, x y z 3 कोऑर्डिनेट्स हैं 3 डायमेंशन में, किसी भी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर बता दिया या पोजीशन वेक्टर बता दिया। डिफाइन ए कर्व C ज्वाइनिंग पॉइंट्स P1 एंड P2। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये डिफाइन कर रहा है इस कर्व को, एक पॉइंट P1 पे ये वाला, एक पॉइंट P2 पे ये वाला। कैसे?
where u is equal to u1 and u is equal to u2 respectively। यहां पे रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते हैं, इज्जत देना नहीं। रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहला है वो पहले के साथ, जो दूसरा है वो दूसरे के साथ। बहुत लोग ये समझते होंगे कि बहुत लोग, मैं जब छोटा था ना तो कहीं पे भी लिखा रहता था वर्ड प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट 9-10 तक कहीं अगर लिखा रहता रेस्पेक्टिवली, मुझे लगता था अच्छा किसी को इज्जत दिया जा रहा है क्या। फिर बोला क्यों, हर प्रॉब्लम में इज्जत क्यों दिया जाएगा, और वैसे भी इज्जत क्यों दिया जाएगा किसी भी लेटर्स को या वर्ड्स को रेस्पेक्टिवली। तो फिर पता चला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, उसको शो करने के लिए रेस्पेक्टिवली बताया जाता है। ठीक है। Assume that C is composed of a finite number of curves for each of which RU has a continuous derivative। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट। We assume that C is composed of a finite number of curves for each of which R of U has a continuous derivative। ये बोला, ये जो आपने कर्व, रेड कलर का कर्व आपने एज्यूम किया है ना, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स में डिवाइडेड है, जो कंटिन्यूअसली डेरिवेटिव, जो कंटिन्यूअस है और साथ ही साथ उसका आप कंटिन्यूअस डेरिवेटिव निकाल सकते हो। कहने का मतलब कि ये वाला जो आपने रेड कलर का कर्व आपने डिफाइन किया है, इसको मैं कंसिडर कर दे रहा हूं फाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स में। देखो, कंपोज्ड ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स, तो मैं टुकड़ों में बांट दे रहा हूं। तो ये पूरे कर्व को, सपोज ये हो गया, ऊपर से ये वाला पोर्शन, सब को मैं टुकड़ों में इस तरह से फाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स में बांट दे रहा हूं, क्योंकि इंडिविजुअली जब आप काटेंगे छोटा छोटा छोटा, सब तो कर्व ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से मैंने कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स में इस तरह से बांट दिया है इस चीज को। टुकड़ों में बांटना इसलिए अच्छा होता है, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, 100 में तन्हा थे, 1 में अकेले हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब आप आईने के 100 टुकड़े कर देते हैं ना, तब आपको अपनी औकात और असलियत पता चल जाती है। पहले जितना तन्हा थे, पहले जितना अकेला थे, उतना आपको हर आईने में आपको दिख जाता है ना। अरे कितना भी टुकड़ा कर दो ना, आपको हर जगह आप ही दिखेंगे, कोई और तो नहीं दिखेगा आपका साथ देता हुआ। कोई दिखेगा क्या? कोई नहीं दिखेगा, एकला चलो रे। ठीक है। तो इसीलिए आप इस कर्व को बहुत सारे टुकड़ों में आप बांट देंगे, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि हर कर्व के लिए आपको R ऑफ U डिफाइंड हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर्स आप उसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलस इज ऑल अबाउट दो चीज, पहला एक्यूमुलेशन और दूसरा सेग्रीगेशन। क्या? एक्यूमुलेशन और दूसरा सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन का रेट, जिसको हम लोग रेट ऑफ चेंज बोल देते हैं, है कि नहीं, चेंज करना किसी भी चीज को, किस रेट से चीजें बदल रही हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, किस रेट से, आप जवान हो रहे हैं, किस रेट से, है ना, कोरोना वायरस का केसेस बढ़ रहा है, किस रेट से। हर चीज बदल रही है किसी ना किसी रेट से, कहीं ना कहीं कुछ इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब भी कुछ एक्यूमुलेशन वाला चीज आया तो वहां पे आता है इंटीग्रेशन, मतलब जमा कर देना, जोड़ देना, जमा कर देना, कलेक्ट कर देना। और कहीं पे भी आपका कोई भी चीज सेग्रीगेट कर देता है तो इसका मतलब तोड़ देना, है ना, जिसको आप संधि विच्छेद बोलते हैं, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं। अब कोई भी चीज का, फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई भी चीज कैलकुलेट करना रहता है, मान लीजिए एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है और काफी इर्रेगुलर फिगर है, तब आप क्या करते हो? तब आप कैलकुलस का हेल्प लेते हो कि नहीं? एक छोटा टुकड़ा लेते हो, उसी टुकड़ों को आप पहले सॉल्व करते हो, उसके बाद उस छोटे 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 टुकड़ों को आप इकट्ठा कर देते हो। तो मैंने क्या किया, एक इमेजिन करिए एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इस तरह का कुछ क्यूबॉइड है।
आपको बोला कि इसका वॉल्यूम निकालो बेटा, ठीक है। जो नॉन मैथमेटिशियन होगा, जो नॉर्मल लोग होंगे, वो क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होता है इसका वॉल्यूम। लेकिन जो मैथमेटिक्स से जिसको प्रेम होगा, जिसको मैथमेटिक्स काफी अच्छे से समझा होगा, वो बोलेगा सर अरे ये तो कुछ भी नहीं, दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो उसमें से हम क्या करते हैं सर, एक छोटा सा टुकड़ा हम काट लेते हैं। इस छोटे से स्लाइस को मैंने काट लिया, दिख रहा है रेड कलर का स्लाइस। अब एक मार्केट में एक लेटेस्ट बिस्किट आया, मैं उस लॉकडाउन में वही बिस्किट बहुत खाता हूँ, जिम जैम नाम का ऐसा कुछ है, बीच में रहता है क्रीम। तो बीच में रहा है आपका क्रीम, ठीक है, छोटा छोटा वाला मतलब आपका ये टुकड़ा में जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप निकालेंगे, इस पे आप एनालिसिस करेंगे, है ना। इसका एरिया वॉल्यूम जो भी निकालना हो पहले इस चीज का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये तो बस एक छोटा सा पार्ट था ना। तो मैं अगर पूरे इस तरह से छोटे पार्ट्स को अगर मैं इस यहां से यहां तक जोड़ दूं, तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो क्या मुझे पूरा पोर्शन मिल जाएगा। हाँ, वही तो होता है ना, इंटीग्रेशन में वही करते हैं, पहले आप एक छोटा टुकड़ा निकालते हैं, उसके बाद फिर चीजों को ऐड कर देते हैं। सेम कहानी है यहाँ पे। कोई भी आपका एक कर्व था, तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि दिस इज नथिंग बट composition of finite number of curves for each of which RU has a continuous derivative। जितने भी टुकड़ों में आपने बांटा, हर टुकड़ा के लिए आप R of U का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही आपको बताया है कि हम लोग हमेशा यही एज्यूम करके चलेंगे, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, उस पर आप कंटिन्यूअस डेरिवेटिव निकाल पाओगे, तभी आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगा पाओगे। अब जो चीज कंटिन्यूअस ही नहीं है, उस पर काहे का इंटीग्रेशन, काहे का डिफरेंशिएशन, पॉसिबल नहीं है ना। तो बाय डिफॉल्ट ये सारे अजम्पशंस आपको लेने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कर्व था, इसको मैंने टुकड़ों में बांटा ताकि हर आर यू के लिए एक डेरिवेटिव निकाला जा सके। मैंने क्या किया, लेट a ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप बी अ वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड कंटिन्यूअस अलोंग C। सुन लो ध्यान से, लेट a ऑफ एक्स वाई जेड a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप बी अ वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजिशन डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस अलोंग C। आगे पढ़ो, देन द इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ A अलोंग C फ्रॉम पॉइंट P1 and P2 written as this। कॉम्प्लिकेटेड है, आसान करते हैं, फिर से पढ़ो, बार बार पढ़ते हो ना, किसी भी चीज को आप बार बार पढ़ते हो, धीरे धीरे एक बार में नहीं घुसेगा, उसको बार बार में घुसेगा। देखो, लेट a ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप बी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजिशन डिफाइंड। तो पहले तो ये समझ लो कि आपने इस कर्व में कहीं ना कहीं तो कोई पोजीशन डिफाइन किया होगा, इसको आपने इतने सारे टुकड़ों में बांटा है, तो हर टुकड़ा का तो आपको कर्व मिलेगा। इधर देखो, इस पॉइंट का इधर कर्व, इधर कर्व, हर टुकड़ा का आपको अलग अलग कर्व मिल रहा है, हर कर्व का कुछ ना कुछ पोजीशन होगा। तो इस पॉइंट पे कुछ पोजीशन है, यहां पे कुछ पोजीशन होगा, यहां पे कुछ पोजीशन होगा, कितने सारे पोजीशंस बने। तो वो क्या बोल रहा है, उसी का वो डिफाइन कर रहा है कि ए जो पॉइंट है ना, ये सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं, और ये क्या है, कंटिन्यूअस है अलोंग सी। कहने का मतलब हर पॉइंट पे आप पोजीशन वेक्टर्स, ये a1 a जो बिंदी 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 आपको दिख रही है। पहले मैंने क्या किया, एक पूरा कर्व था, उस पूरे कर्व को टुकड़ों में बांटा, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स में बांट दिया। अब हर कर्व पे तो बिंदी बिंदी होगा, सपोज यहां कर्व है, इसको तो बिंदी बिंदी होगा। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, देख लो, पहला पोर्शन है एक कर्व का, एक ये जूम किया हुआ पोर्शन है, ये रहा आपका P1 पॉइंट, और सपोज मान लो
ये वाला पूरा का एक छोटा सा टुकड़ा मैं जूम करके इधर है, जूम लिखो, जूम 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 करके आपने लिखा है, ठीक है। तो एक छोटा सा कर्व है, तो ऐसे ही बहुत सारे कर्व्स जब मिल जाएंगे तब आपको एक पूरा सी मिलेगा, ठीक है। अभी तो हम जूम करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, मतलब हर कर्व पे आपका तो बहुत सारा पॉइंट्स है। तो मान लो इस पॉइंट पे मैंने एक पोजीशन डिफाइन किया, इस पॉइंट पे मैंने एक पोजीशन डिफाइन किया, इस पॉइंट पे पोजीशन डिफाइन किया, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे आपकी जितनी मर्जी है उतना पोजीशंस तो आप डिफाइन कर सकते हो। तो हर पोजीशन के लिए ये है एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, क्योंकि सब तो स्पेस में है ना, तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट होंगे ही। तो पोजीशन वेक्टर को ही डिफाइन किया गया है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप बी अ वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन डिफाइंड। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। सुन लीजिए, लेट r ऑफ u इज इक्वल टू x ऑफ u i कैप प्लस y ऑफ u j कैप प्लस z ऑफ u k कैप, where r of u is the position vector of xyz, define a curve joining the points r1 and r2। मतलब ये जो पोजीशन वाला वेक्टर था, ये आपको जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये p1 के लिए आपको डिफाइन किया गया है r of u1, और इस पॉइंट p2 के लिए डिफाइन किया गया है क्या, r of u2, मतलब r of u2, ठीक है। इस वाले पॉइंट के लिए आपको डिफाइन किया गया, इस वाले पॉइंट के लिए आपको डिफाइन किया गया r ऑफ u1, r ऑफ u2। अब आप मेरी बात धीरे धीरे आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग करने वाले क्या है। मैंने आपको p1 वाला पॉइंट का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आपको r ऑफ u1 दिखा दिया, पॉइंट 2 का आपको पोजीशन वेक्टर r ऑफ u2 दिखा दिया, ठीक है। मतलब जो कुछ भी चेंज हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है, r के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। अरे देखो, r ऑफ u1 इधर है, r ऑफ u2 इधर है, तो यहां से यहां या यहां से यहां चेंज जो हो रहा है टोटल, वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वो तो r के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसीलिए ना r लिया हुआ है ना, dr इसीलिए टर्म आया है, dr इसीलिए टर्म आया r के रेस्पेक्ट में। लेकिन हर पॉइंट को तो, मतलब ये पूरे कर्व को आपने टुकड़ों में जो बांटा और हर टुकड़े पे जो आपने पॉइंट्स डिफाइन किए हैं, वो किसके पॉइंट्स हैं, उनका पोजीशन कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आपका a है। तब आप समझ जाइए कि अगर मैं इस पोजीशन कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को इंटीग्रेट कर दूं यहां से लेकर के यहां तक r के रेस्पेक्ट में, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ये पूरा जो आप पूरा कर्व को आप ट्रैवल कर लोगे, उस पूरे लाइन को आप ट्रैवल कर लोगे, कर्व लाइन जो है, अलोंग द लाइन जो आप पूरा ट्रैवल कर लोगे। बस यही है आपका लाइन इंटीग्रल, बस हो गया, यही है आपका लाइन इंटीग्रल। लेकिन कैसे, देखिए डायरेक्ट नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, टेंजेंट के फॉर्म में। लेट a ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप बी अ वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस अलोंग सी। ये तो समझ में आ गया कि ये पोजीशन डिफाइंड और वेक्टर अलोंग द सी के अलोंग सब कुछ कंटिन्यूअस चलेगा। आप ये बिल्कुल भी भूल जाइए दिमाग से, डिसकंटिन्यूअस है, सब कुछ कंटिन्यूअस चलेगा। देन द इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ a along c from p1 to p2 from p1 and p2 written as। तो यहां से मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन अब कैसे कैलकुलेट करेगा, इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ a। अब कुछ नोट पॉइंट्स को समझने का कोशिश करते हैं। समझने का कोशिश क्या, समझते ही हैं। पहला, इफ a इज द फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग c, दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक कर्व c है, कोई एक कर्व c है और आप इसका इंटीग्रल फाइंड कर रहे हो, इंटीग्रेशन a विथ डॉट dr, इस कर्व के अलोंग। ए क्या था, कोई भी पोजीशन का आप डिफाइंड वाला वेक्टर था। अगर आप इस ए को फोर्स मान लेते हो, अगर आप इस ए को फोर्स मान लेते हो, और ये डी आर तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, तब ये जो आप इंटीग्रल फाइंड करोगे ना, ये आपको वर्क डन देगा। समझ में आया,
तो ये आपको एप्लीकेशन बता दे रहा है। देखो लाइन इंटीग्रल का क्या एप्लीकेशन, कहाँ चले गए हम लोग, कहाँ कैलकुलस, कहाँ मैकेनिक्स, कहाँ घुसा दिए हम इसको। लाइन इंटीग्रल में आपको जो सिंपल फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर, उसमें आप ए को अगर आप फोर्स कंसिडर करते हो, किसका, फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग सी, मतलब कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रही है इस कर्व के अलोंग, इस तरह से कोई एक पार्टिकल है इस तरह से मूव कर रही है इस कर्व के अलोंग, तो इस पार्टिकल पे कितना फोर्स है उसी को हम लोग ए बोले थे। तो अगर आप फोर्स मल्टीप्लाइड विथ उसका डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिल जाएगा। इफ ए इज द फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग सी, दिस लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द फोर्स। उस फोर्स ने कितना वर्क किया है तो वो हमको लाइन इंटीग्रल से पता चलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ सी इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व which means does not intersect itself anywhere। एक क्लोज्ड कर्व आपका कुछ इस तरह से हो सकता है, एक क्लोज्ड कर्व आपका कुछ इस तरह से भी हो सकता है। दोनों ही क्लोज्ड है, देखो ओपन थोड़ी है। यहां से मैंने स्टार्ट किया फिर से वापस यहीं पे पहुंच गया तो ये भी एक क्लोज्ड है। फिर यहां से मैंने इसको स्टार्ट किया और वापस यहीं पे पहुंच गया तो ये भी क्लोज्ड है। तो इस टाइप ऑफ कर्व को बोला जाता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। जहां पे कर्व खुद को नहीं काटता, और यहां पे कर्व तो खुद को काट रहा है। तो अगर मान लीजिए C एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इस तरह का कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है, द इंटीग्रल अराउंड C इज डिनोटेड बाय दिस। क्लोज्ड है ना, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन लिखोगे, उसके बीच में आप गोला बना दोगे। तो कहीं पे भी आपको ये चीज दिख गया तो समझ जाइएगा कि ये क्लोज्ड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैसा क्लोज्ड कर्व, हमेशा सिंपल क्लोज्ड कर्व, कभी भी कटा हुआ नहीं। अब कर्व से जनरली ये कंफ्यूज मत होइएगा कि क्लोज्ड कर्व मतलब एक सर्कल ही बनेगा, अरे नहीं, ये भी एक क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी एक 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 सिंपल क्लोज्ड कर्व है। जितने भी आपको दिख रहे हैं, चाहे स्ट्रेट लाइन में बने चाहे कर्वेचर लेकर के बने, फर्क नहीं पड़ता, आपको बस सिंपल ऐसा होना चाहिए कि खुद को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो आप लाइन इंटीग्रल आप स्क्वायर पे लगा सकते हैं, आप रेक्टेंगल करेंगे प्रॉब्लम्स, रेक्टेंगल पे भी लगा सकते हैं, कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व पे आप लगा सकते हैं। तो कभी भी आपका कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व रहे तो यही सिंबल रहेगा, या फिर अगर ऐसा सिंबल कहीं पे आपको दिख जाए तो समझ जाइए आपको एक क्लोज्ड इंटरवल पे ही लाइन इंटीग्रल लगाना है। ए डॉट डी आर ये हम सिखा चुके हैं कैसे आता है। तो जो चीज था सेम फॉर्मूला है, अंतर यही है कि इंटीग्रेशन पे एक गोला आ गया है। थर्ड पॉइंट देखो, इन एरोडायनामिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स रिलेटेड है, बट एरोडायनामिक्स में आप हवा की बात करते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में आप दोनों की बात करते हैं, हवा और पानी, नॉर्मल फ्लूइड। दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ ए अबाउट सी। तो जैसे आपका मैकेनिक्स में ही एप्लीकेशन था लाइन इंटीग्रल का, अगर हर पार्टिकल पे आप फोर्स को कंसिडर करोगे तो ये लाइन इंटीग्रल आपको देगा वर्क डन। अगर वही चीज लाइन इंटीग्रल को आप एरोडायनामिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स में अप्लाई करोगे तब वही लाइन इंटीग्रल आपको जो देगा उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। बस यही अंतर होना चाहिए कि अब जो ए है वो आपका वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर देखिए सारे सब कुछ जो खेल हो रहा है ना, ए डॉट डी आर, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्लोज्ड कर्व में। तो क्या सीखे हम लोग कि लाइन इंटीग्रल ओपन कर्व में भी हो सकता है, क्लोज्ड कर्व में भी हो सकता है। अगर नॉर्मल ओपन कर्व में है तब सिर्फ सिंबल ये रहता है, लिखते हैं ए डॉट डी आर। अगर क्लोज्ड कर्व में होता है तब सेम जैसा रहता है, बस इस पे गोला आ जाता है। क्लियर है?
इसी में अगर मान लीजिए ए है, ए को आप फोर्स कंसिडर करते हैं, तब ये लाइन इंटीग्रल आपको दे देगा वर्क डन। इसी इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में अगर ए को आप वेलोसिटी कंसिडर करते हैं फ्लूइड का, तब यही लाइन इंटीग्रल आपको दे देगा क्या, सर्कुलेशन, ए का सी के रेस्पेक्ट में। इन जनरल एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड अलोंग ए कर्व इज कॉल्ड ए लाइन इंटीग्रल। बस इतनी कहानी इसीलिए थी कि जनरली आप कोई भी इंटीग्रेशन आप फाइंड करते हो अलोंग द लाइन या अलोंग द कर्व, तो वो कौन सा इंटीग्रल होता है, वो होता है आपका लाइन इंटीग्रल। ध्यान रहे, फिर से बोल रहा हूं, लाइन इंटीग्रल मतलब अलोंग द लाइन होगा, अलोंग द लाइन होगा बस। इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे सरफेस में, इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे स्पेस में। इसी लाइन इंटीग्रल को हम अगर एक्सटेंड कर देंगे किसी प्लेन में, शीट बना करके, चटाई बना करके या पेपर बना करके, दरी चद्दर जो भी हो, सब वो सब बना करके, तब वो इंटीग्रल कहलाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल। ठीक है। अब उसी इंटीग्रल को जब हम स्पेस में कंसिडर करा दें, 3 डायमेंशनल में, तब बन जाएगा आपका वॉल्यूम इंटीग्रल, जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, उसको कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आया कि नहीं फंडामेंटल? तो इन जनरल एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल। Such integrals can be defined in terms of limits of sum as the integrals of elementary calculus। बस आपको वही करना है, लिमिट्स ऑफ सम्स में। अरे इस तरह से समेशन ऑफ लिमिट्स आप ऐड कर देते हो ना, जैसे आपको इंटीग्रल फाइंड करना है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां तक, तो क्या करोगे, पहले इसका निकालोगे, लिखोगे O to A, फिर A to B जाओगे, फिर B to C जाओगे, फिर C to O जाओगे। इस तरह से पार्ट बाय पार्ट में जोड़ जोड़ के प्रॉब्लम करेंगे तब समझ में आ जाएगा। आई होप ये काफी अच्छे तरह से आपको नोट पॉइंट्स भी समझ में आ गया हो। एक थ्योरम नोट करिए इसका। अब एक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इफ A इज इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं इसको, बोलो बोलो, नेबुला फाई, है ना। इफ A इज इक्वल टू नेबुला फाई एवरीवेयर इन अ रीजन R ऑफ स्पेस डिफाइंड बाय A1 से A2, B1 से B2, C1 से C2, where phi of XYZ is a single valued and continuous derivatives in R। एक रीजन में एक स्पेस, मतलब एक स्पेस में एक रीजन डिफाइन कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे सपोज ये X, Y और Z, 3 डायमेंशन में सब कुछ एज्यूम करो। 3 डायमेंशन में हम चीज़ों को एज्यूम कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कुछ भी 3 डायमेंशनल बॉडी कुछ इस तरह का है। अब ये हमेशा थोड़ी जरूरी होगा कि हमेशा वो रेक्टेंगल या स्क्वायर या क्यूबॉइड ही होगा, कोई भी रैंडम हो सकता है। तो मैंने एक रैंडमली कुछ इस तरह से मान लिया, कोई भी एक 3 डायमेंशनल रीजन है, जो कुछ भी करना है मुझे इसी रीजन के अंदर करना है। तो उसी रीजन को, ये पूरा सा स्पेस आपका, पूरा का पूरा स्पेस, ये अंदर वाला जितना पोर्शन है इस बाउंड्री और अंदर वाला, इसको मैं बोल दे रहा हूं रीजन R। तो क्योंकि अगर मैं इसका रीजन R डिफाइन किया हूं, तो इसका मतलब ये है कि इसका X का कुछ लिमिट्स होगा, Y का कुछ लिमिट्स होगा, Z का कुछ लिमिट्स होगा। तो वही चीज बोला कि आपका जो X है वो A1 से A2 तक जा सकता है, Y जो है वो आपका B1 से B2 तक ट्रेवल कर सकता है, और जो आपका Z है, अब ये तो बोर्ड में आएगा ना, मतलब अब समझ जाओ कैसे 3 डायमेंशन में, तो ये है आपका C1 से लेकर के C2 तक ट्रेवल करता है। तो तीनों एक्सेस का आपको रेंज दे दिया कि इसके बीच में ही रहना है तुमको, जो कुछ भी करना है इसी के बीच में, इसी दायरे में रह करके करो, इससे बाहर नहीं जान सकते। लॉकडाउन का पालन करें और इसी दायरे के अंदर रहें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो देखते ही गोली मार दी जाएगी। तो वही है रीजन R। A इज इक्वल टू नेबुला फाई एवरीवेयर इन अ रीजन R। तो ये जो मैंने डिफाइन किया है, ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, नेबुला फाई को क्या बोला जाता है, ग्रेड। क्या निकालें इसका, 3 चीज सिखाए थे हमको, ग्रेडियंट सिखाए थे, डाइवर्जेंस सिखाए थे, कर्ल सिखाए थे। तो यहां पे फाई क्या है, एक स्केलर फंक्शन है।
तो नेबुला कभी भी स्केलर फंक्शन के साथ लगाते हैं तो क्या निकलता है? ग्रेडियंट, है कि नहीं? ये दिखता है हमको ग्रेडियंट। ठीक है। इफ ग्रेड फाई एवरीवेयर इन अ रीजन आर ऑफ स्पेस डिफाइंड बाय A1 से लेकर के A2, B1 से लेकर B2, C1 से C2, मतलब इसी रीजन में, वेयर फाई इज अ सिंगल वैल्यूड एंड हैज कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स। ये दो कंडीशन होना मैंडेटरी है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स होना चाहिए। आपको पता है कि कंटिन्यूअस का क्या सिग्निफिकेंस है, डिसकंटिन्यूटी कर देंगे तो कोलैप्स हो जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि हम कंटिन्यूअस रखें। और सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड में फंक्शन मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया है कैलकुलस के एकदम स्टार्टिंग में, फंक्शंस रिलेशंस में, सेट थ्योरी में भी बताया, मॉडर्न अलजेब्रा में 1000 बार बता चुका हूं, जाकर के फिर से रिकैप करिए, देख लीजिएगा। इधर ध्यान दो, पहला पॉइंट बोल रहा है इंटीग्रेशन A.dr। ए है क्या वैसे? कोई स्केलर फंक्शन है ना, स्केलर फील्ड है, स्केलर फंक्शन ये जो आपने डिफाइन किया है इसका ग्रेडियंट निकाल रहे हो, नेबुला, तो जो भी आएगा उसी को हम ए बोल रहे हैं। ठीक है, तो A.dr अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ C इन द रीजन R ज्वाइनिंग P1 एंड P2। अब इस रीजन में, मान लो इस रीजन में कुछ कर्व मैंने डिफाइन किया, यहां से लेकर के यहां तक कुछ कर्व मैंने डिफाइन किया, ब्लैक कलर का दिख रहा हो, हीरे दिखे जाओ, फिर बना भी दियो, बनाए देती हो। खाली हो गया ना सब? अब दिखाते हैं। इस रीजन में ही कोई कर्व मैंने बनाया, हवा में कोई एक कर्व C बना दिया, ब्लैक कलर का देखो ध्यान से, पाथ C इन द रीजन R ज्वाइनिंग P1 एंड P2। अब दो पॉइंट है मेरे पास, एक है P1 एक है P2। क्या बोले? इंटीग्रेशन अगर आप फाइंड करते हो A.dr, मतलब ये लाइन इंटीग्रेशन अगर आप फाइंड करते हो P1 से लेकर के P2 तक, तो वो इंडिपेंडेंट होता है इस पाथ C के। कौन सा पाथ? ये वाला, जो ब्लैक कलर का दिखा ना, ये पाथ C है। तो इस पाथ में, इस पाथ के वो इंडिपेंडेंट होता है, तो वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा। यही है थ्योरम। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपने ए को नेबुला फाई निकाला है, ग्रेडियंट निकाला है किसी भी स्केलर का। तो पहला समझ में आ गया कि A.dr जो लाइन इंटीग्रल आप फाइंड करते हो किसी भी रीजन में P1 से P2 तक, वो इस पाथ का इंडिपेंडेंट होता है, वो उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पहला चीज। दूसरा कि अगर आप वही लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज्ड कर्व के लिए निकालते हो इसी रीजन में, मान लो अब ये भगा करके कोई भी एक क्लोज्ड कर्व बना दिया मैंने इस तरह से, तो इसमें कोई पॉइंट P1 P2 का कोई झमेला नहीं, कैसे रहेगा? वो तो क्लोज हो गया ना। ठीक है, तो ये जो क्लोज हो चुका है किसी भी क्लोज्ड कर्व का, उस रीजन के अंदर जब आप लाइन इंटीग्रल निकालते हो तब इस लाइन इंटीग्रल का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 0। क्या मिलेगा 0। तो ये दो थ्योरम्स आप ध्यान रखें। ये कब होगा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ? जब ए हो जाएगा आपका नेबुला फाई किसी भी रीजन में। क्लोज्ड कर्व का इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल हो जाएगा आपका 0। ए वेक्टर फील्ड ए इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। ए वेक्टर फील्ड ए, ये जो आपने डिफाइन किया हुआ है एक वेक्टर फील्ड ए को, वो एक, उसको हम कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कब बोलेंगे? जब कर्ल हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? जब नेबुला क्रॉस फाई इज इक्वल टू 0। ये भी हम लोग सीखे थे ना? जब नेबुला क्रॉस फाई हो जाएगा 0 के, तब ये बन जाएगा हमारा क्या? इस ए को हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव वेक्टर। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, या तो आप बोलो ए इज इक्वल टू नेबुला फाई, या फिर नेबुला क्रॉस फाई इज इक्वल टू 0। तो जब आपका नेबुला क्रॉस, सॉरी मैंने शायद कर्ल बोला, कर्ल तो वेक्टर का निकलता है। ठीक है, तो अगर आप इसका निकालते हो नेबुला क्रॉस फाई अगर आप करते हो, तो ये अगर 0 है या फिर a इज इक्वल टू नेबुला फाई है, तब इस केस में आप a को क्या बोलोगे?
कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोलोगे। और अगर ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तब उस केस में फाई को आप बोलोगे कि उसका वो स्केलर पोटेंशियल है। हैंड इन हैंड चलता है ये दो स्टेटमेंट, कि अगर ए वेक्टर आपका एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो फाई जो है वो एक स्केलर पोटेंशियल होगा। तो इस केस में आप ए डॉट डी आर को आप कैसे लिख सकते हो, ए वन डी एक्स प्लस ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई प्लस ए थ्री डी जेड। इस चीज को आप क्या लिखोगे, डी फाई। तो इस केस में हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये सब मुझे पता है कि थोड़ा बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट्स है, हाई फाई नहीं बट आपको तो पढ़ना है ना, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये अप्लाई करना आप सीखेंगे ना, तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि एक शॉट में ही आपको समझ में आ जाए चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, सबके साथ ऐसा नहीं होता। मेरे साथ तो खासकर ऐसा होता नहीं कि मुझे समझने में बहुत टाइम लगता है, मैं बहुत टाइम लेता हूँ समझने में, लेकिन जो चीज़ मैं समझ गया वो लाइफ टाइम तक नहीं भूलता, एकदम नहीं भूलता। ठीक है, तो इसलिए आप कोई भी चीज़ समझें तो आप कोशिश करें कि आप अच्छे से समझे हो। जब तक आप नहीं समझें तो उसको बहुत टाइम दें, थोड़ा खुद से भी टाइम दें। हो सकता है मैं थोड़ा कमी हो गया होगा, मेरे से चूक हो गया होगा, मैं ठीक से उतना अच्छे तरह से नहीं समझा पाया, तो आप खुद भी रिसर्च करिए ना, गूगल में सर्च करिए। कोई टॉपिक आपको दिख गया कि अच्छा ये क्या है, तो उसको इमेजिन करने के लिए आप गूगल में कर सकते हैं, उसका एनिमेशन देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। टेक्नोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल करें। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको मैंने लाइन इंटीग्रल्स की सारी चीज़ें, थ्योरीज वगैरह आपको सिखा दी है। क्वेश्चंस करते हैं एक दो, फिर लेक्चर को करते हैं क्लोज। इसके जस्ट पहले में मैंने आपको कुछ ऐसा करके दिया था ना, नेबुला क्रॉस फाई, इसको आप सही कर लीजिएगा। भाई मैं सोचूं कि ये तो हमेशा कर्ल तो वेक्टर का निकलता है, तो नेबुला क्रॉस से ही होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने सोचा कि इसको पहले सॉल्व कर दूं, फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो अपना भेजा कब इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन नोट करो, इसको सॉल्व करो। एक दिन का समय रहता है ना लेक्चर रिकॉर्ड, मतलब लेक्चर आज का लेक्चर जब देख रहे हो तो अब अगला लेक्चर तो कल आएगा। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हो, इतने भी कोढ़ी ना बनो। इसको देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया है, पढ़ देता हूँ फिर से। इफ a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6y i कैप माइनस 14yz j कैप प्लस 20xz स्क्वायर k कैप, इवेल्युएट इंटीग्रेशन a डॉट डी आर फ्रॉम दिस along the following paths। from this आपको बोल दिया कि यहां से यहां तक ही जाना है, मतलब ये आपको लिमिट्स दे दी हुई है। ठीक है, along the path, और पाथ डिफाइंड है आपका, जो कर्व सी होता है ना, वो चीज आपको, ये चीज डिफाइंड है कि आपको इस वाले पाथ पे जाना है, दूसरे क्वेश्चन में इस वाले पाथ पे जाना है, और तीसरे क्वेश्चन में इस वाले पाथ पे जाना है। खुद से ट्राई करो, दिमाग खुल जाएगा, बेहतरीन तरीके से दिमाग ब्लास्ट करके खुलेगा। अच्छे से समझा रहे हैं, खुद से ट्राई करिए। समझ में आया? कैसा लग रहा है लेक्चर? आसान लग रहा है? अगर आसान लग रहा है तो बताओ, अगर आसान नहीं लग रहा है तो आसान किया जाएगा और, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा आसान लग रहा है तो हम टफ कर देंगे। नहीं, मजाक कर रहे हैं, टफ नहीं होता। जितना आप आसान बोलोगे हम उतना आसान कर देंगे, टफ तो नहीं होता। आपको पता है फेवरेट क्या चीज़ है हमारा? हलवा, नमकीन और मीठा दोनों। तो आपको जैसा है वैसा पसंद कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।